आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और ड्रोन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। यह ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ घंटों पहले देखा गया। 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था और अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय उच्चायोग में भी दरअसल एक ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान में यह भारतीय उच्चायोग है जिसके अंदर एक ड्रोन देखा गया था। यह ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ घंटों पहले देखा गया। आपको याद होगा कि 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था और बताया जा रहा है कि जम्मू हमले से कुछ ही घंटे पहले की यह घटना है जब भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया था। तो ड्रोन से हमला और ड्रोन से जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया था यह अब तक का पहला मामला था जब ड्रोन से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। बेहद गंभीर मामला, सरकार की तरफ से भी और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी इसे पूरी तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच जो अहम जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी आई कि 27 जून से कुछ घंटे पहले 26 जून को एक कार्यक्रम चल रहा था भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में और उस दौरान एक ड्रोन देखा गया जिसको नोटिस करने के बाद, जिसको स्पॉट करने के बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को जानकारी दी गई और भारत ने सख्ती से विरोध दर्ज किया है जिस तरह से उस कार्यक्रम में ड्रोन देखा गया। अब से थोड़ी देर बाद गायत्री इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पे भी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी घटना इस मायने में है कि उसके कुछ घंटे बाद यानी 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन से आतंकी हमला होता और उसके कुछ घंटे पहले भारतीय उच्चायोग के परिसर में ड्रोन देखा जाता है एक कार्यक्रम में। तो ये अपने आप में सवाल पैदा करता है कि पहले इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई कि भारतीय उच्चायोग में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है या दूसरे माध्यम से निगरानी इस तरह से रखी जा रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कूटनीतिक कुछ नियम कायदे होते हैं जब आप एक देश से दूसरे देश में बतौर भारतीय उच्चायोग में काम करते हैं तो वहां का एक अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के मुताबिक सारा कुछ चलता है। और ऐसे में ड्रोन से अगर निगरानी रखी जा रही थी तो महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अगर कोई आतंकी साजिश की षड्यंत्र की वजह से उस ड्रोन को वहां भेजा गया था तो अपने आप में ये और चौंकाने वाला और गंभीर मसला है। देखना होगा। ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दिल्ली से शंकर आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित पांडे भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन शंकर आनंद, जरा बताइए, क्योंकि नीरज बता रहे हैं कि ये पहला मसला है जब भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया। क्या निगरानी रखने की कोशिश हो रही थी या फिर कोई साजिश थी? हालांकि ये तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन ये भी अपने आप में पहला मामला है। जैसे कि जम्मू में ड्रोन से ब्लास्ट किया गया, वो अपने आप में एक पहला मसला अब तक का। निश्चित तौर पर देखिए गायत्री, इस मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने तकरीबन 7 से 8 महीना पहले एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया था और इस मामले में बाकायदा साफ तौर पर आगाह किया गया, सतर्क किया गया था कि आने वाले वक्त में ड्रोन से जासूसी काफी ज्यादा हो सकती है और इसके साथ ही जो आतंकी वारदात में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इस तरह की एक रिपोर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा साझा की गई थी और उसकी कॉपी जो मैक की टीम यानी कि मल्टी जो एजेंसी होती है जिसमें कि एनआईए के अधिकारी भी थे उनको भी बताया गया था। उसके साथ ही जो मैक में इस मामले पर चर्चा हुई थी कि अगर आने वाले वक्त में ड्रोन से संबंधित इस तरह के मसले सामने आते हैं तो किस तरह से उसका समाधान करना है, किस तरह से इस मामले पर आगे नजर रखनी है। लेकिन 8 महीना पहले जो रिपोर्ट दी गई थी आज उसी का असर देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें भारतीय दूतावास के ऊपर में जिस तरह से बाकायदा बात करें या जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर जिस तरह से हमले किए गए और आने वाले वक्त में इस तरह के मामले और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। आज की ही बात करें, जम्मू में जिस तरह से आज अर्निया बॉर्डर पर वहां पर देखने को मिला, जिस तरह से बाकायदा बीएसएफ के जवानों ने अपनी सतर्कता से वहां पर जो ड्रोन था उस ड्रोन पर जब फायरिंग की तो उसके बाद उस ड्रोन को फिर वो वापस पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में चला गया। तो कहीं न कहीं इस तरह के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इस मामले में आज बीएसएफ ने भी इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान जारी किया है।
जी जी लौट रहे शंकर आनंद आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू से मिल रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि अर्निया सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुबह 4:25 पर एक ड्रोन दिखाई दिया, जिसके बीएसएफ के जवानों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले लगातार 4 दिन जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में रात में ड्रोन देखे गए थे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन के जरिए सीमा पर हथियार तक गिराए गए थे। अब अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया। एक और मामला, एक और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले जम्मू में ब्लास्ट किया गया ड्रोन के जरिए। इससे पहले वेपन्स ड्रॉप किए जाते रहे हैं ड्रोन के जरिए, और अब यह जानकारी कि अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते वो वापस लौट गया। तो जम्मू के अर्निया सेक्टर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भारत पाकिस्तान सीमा है वो, सुबह 4:25 पर ड्रोन देखा गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू में अलग अलग ठिकानों के ऊपर ड्रोन मंडराते दिखे थे। जम्मू के कई मिलिट्री स्टेशन, जिसमें कालू चक, रतनू चक, मीरा साहिब और कुंजवानी इलाके में पिछले 2-3 दिन से लगातार ड्रोन मंडरा रहे थे। लेकिन आज सुबह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्निया सेक्टर जो है, वहाँ पर जब्बोवाल एक इलाका पड़ता है जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया था, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की थी। उसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जो अभी भी जारी है। हालांकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हो, जहाँ फिर जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, यहाँ पर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। ड्रोन को खोजने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सब लगा दिए गए हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है एयरफोर्स स्टेशन की, और जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। एक हाई अलर्ट साउंड किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एलओसी पर भी, क्योंकि एलओसी पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन भेजे गए थे, जिसके चलते अब कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है, क्योंकि ड्रोन देखने का सिलसिला अभी भी जारी। हालांकि कई उपकरण जहां पर लगे हुए हैं कि इस इलाके में अगर ड्रोन आता है तो उसे मार गिराया जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह जो एक ड्रोन देखा गया, उसके ऊपर भी बीएसएफ ने फायरिंग की थी, लेकिन वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है, और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। और इस बीच 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। शंकर आनंद, ये अब एक नई तरीका अपना लिया है आतंकी साजिशों को अंजाम देने का, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जो भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश थी? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले में साजिश का ये एक महत्वपूर्ण अंग हो सकता है। और जिस तरह से अगर भारतीय उच्चायोग की अगर बात करें, तो जिस तरह से वहां से इस मामले पर देखने के बाद इस मामले में शिकायत की गई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए इस तरह के जासूसी और इस तरह के जो हरकत है, ये पाकिस्तान का एक बहुत ही वहां की जो खुफिया एजेंसी है अक्सर इस तरह के मामलों को अंजाम देती है। और जिस तरह से ड्रोन की बात करें, तो ड्रोन के मामले में जो जिस एक रिपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि ड्रोन से कहीं पे वारदात करना और ड्रोन से जासूसी करना काफी आसानी और काफी सस्ता होता है। तो इसलिए अब आदमी किसी भी ह्यूमन को इसमें प्रयोग ना करके, किसी भी आदमी को प्रयोग ना करके, जिस तरह से यहाँ पर ड्रोन से बकायदा जासूसी करने का जो मसला है वो सामने देखने को मिल सकता है। और इस मामले पर जो पहले एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को फिर से अब तमाम जो खुफिया एजेंसी है और तमाम जो जांच एजेंसी है उसको अब गंभीरता से देख रही है। और आज हमारे सूत्र जो बता रहे थे कि इस मामले में कि उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अब तमाम जो पॉइंट्स जो बनाए गए थे जो उस रिपोर्ट में, तो उसको बाकायदा आप फॉलो करने की आगे बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर आने वाले वक्त की अगर बात करें, तो भारत से सटे जो सीमावर्ती
इलाके हैं वहां पर इस तरह की हरकत और ज्यादा ना हो, इसके लिए विशेष तौर पर बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है। और इसके साथ ही जो सीआरपीएफ की अगर भूमिका बात करें, जो अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर में काफी मुस्तैदी से काम करते हैं और देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, तो उसे विशेष तौर पर सख्त हिदायत दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन पर नजर रखने की जो एक उपकरण और उस पर। ठीक है शंकर आनंद, मैं लौट आपके पास। इस बीच बता दें कि जम्मू ड्रोन धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 के अमित पांडे जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू में हुए ड्रोन धमाके के लिए आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था। जम्मू में हुए धमाके के बाद वहां से मिले विस्फोटकों के टुकड़ों की बारीकी से जांच की गई, जिनसे यह साबित होता है कि 6 दिन पहले हुए धमाके पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा था। विस्फोटकों में टुकड़ों की जांच से पता चला है कि विस्फोटक मेटल के खोल में भरे हुए थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल विस्फोटकों को किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को की जाती है। जानकारी के मुताबिक धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया था और 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया था, यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो आरडीएक्स रखा गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां जम्मू टेक्निकल एयरबेस पर विस्फोटक गिराने वाले दोनों ड्रोन का सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। धमाकों के बाद बेहद अहम जानकारियां सामने आई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये तस्वीर है, और जो कि ये धमाकों के बाद ये बरामद हुई है। ये एक्सप्लोजिव्स के साथ पार्टिकल्स बरामद हुए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बेहद पेशेवर अंदाज में बनाया गया है। हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच जी हैं। सर, ये तस्वीरें हैं, ये किस बात की ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, इसको मैंने काफ़ी गहराई में स्टडी किया है, और अगर इस प्रकार से जो मटेरियल मिला है धमाके के बाद, तो इससे साफ जाहिर करता है कि ये जो एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाई गई थी, ये एक्सप्लोजिव डिवाइस किसी फैक्ट्री में बनी है, और ये वही फैक्ट्री बना सकती है जो आम तौर पर ज़्यादा करके अगर हमने साउथ एशिया का सीन देखा है तो ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं। तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो ये जो एक्सप्लोजिव बनी है, ये पाकिस्तान की किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी होगी। सर, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक एक पार्टिकल, 2 चीज़ें अहम है सर। एक तो सर ये मेटल कवर्ड है, और इसके पार्टिकल्स ना इक्वल हैं, बराबर। ये किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं सर? देखिए, जब ये इस प्रकार के एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं तो उसको कहते हैं, ये जब धमाका होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। हाँ, वो इस प्रकार से एक्सप्लोजिव भरे जाते हैं और पैलेट्स भरे जाते हैं, ताकि जो उसका जो असर है वो चारों दिशा में उसी प्रकार से गहराई से ये बराबरी से चला जाए। तो ये इसको बनाने के जो तरीके होते हैं, ये बड़े स्पेशलाइज तरीके हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोकल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं है जो आमतौर पर टेररिस्ट बनाते हैं। तो ये बनाया गया है और कहीं से लाया गया है। तो इसका तो साफ इशारा इसी बात पर जाता है कि ये हो सकता है ये पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसको तैयार किया गया था, ये रक्षा विशेषज्ञ मानकर चले। अमित, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपने बातचीत भी की है। मुझे बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा, यानी एक और सबूत अब पाकिस्तान के खिलाफ कि उसके ही यहां पर इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया था और धमाके को लेकर तैयारी की गई थी, पूरी प्लानिंग की गई थी। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की वजह से आतंकियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है पिछले 2-3 सालों में, और अब ये इनविजिबल एनिमी यानी कि तकनीक और आतंक का जो मिश्रण हो रहा है, उसके सहारे ये ड्रोन बॉम्बिंग की जा रही है और अलग अलग जो तरीके हैं वो अपनाए जाना है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर जहाँ तक इस तस्वीर की बात है, तो वो जो मेटल पार्टिकल्स या फ्रैगमेंट पार्टिकल्स, इनका जो टेक्निकल टर्म है वो नाम है, इसका मतलब छोटे छोटे मेटल के टुकड़े हैं जिनको विस्फोटकों के साथ मिश्रित करके, उनका मिश्रण तैयार करके उनको ड्रॉप किया गया था। तो एक पेशेवर फैक्ट्री में इसको तैयार किया गया था, बाकायदा उसको सप्लाई की गई थी ताकि पिन पॉइंटेड टारगेट हो, नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो, और अगर उस जगह के आसपास लोग होते तो बहुत बड़ा और ज्यादा नुकसान हो सकता था। शंकर आनंद, ये कितना बड़ा सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ? और अमित जानकारी दे रहे हैं कि जो ये सबूत हाथ लगा है उससे ये साफ होता है कि साजिश बहुत बड़ी थी।
टारगेट बहुत बड़ा था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। देखिए, पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सबको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सब जान चुका है। और यही अभी कुछ दिन पहले जब अंतरराष्ट्रीय पटल की जो संस्था है एफएटीएफ में जब इस मामले पर चर्चा हो रही थी तो पाकिस्तान उस वक्त में भी उस अंतरराष्ट्रीय स्तर के पटल पर रो रहा था कि वो खुद विक्टिम है, जबकि इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देना और खास तौर पर भारत के अंदर में जिस तरह से इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देना, वो पाकिस्तान की जो एक नीयत है, एक फितरत है, वो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर कोई जान चुका है और इस तरह के मामलों को अंजाम देता है। और बाद में जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कार्रवाई की जाती है तब उसके बाद वो कहता है कि नहीं, वो इस मामले में खुद विक्टिम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की जिस तरह से संस्था के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, और हाल में ही देखा गया कि पिछले कुछ सालों के दौरान लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो इसकी मुख्य वजह यही रही है कि वो लगातार भारत के अंदर में और जिस तरह से ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, भारत के अंदर फाइनेंशियल मामलों को अंजाम देता है और उन आतंकियों को पैसे पहुंचाता है जो भारत के अंदर में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है। तो कहीं न कहीं इस तरह के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान से उन आतंकियों को आपके पास दुश्मन ड्रोन से निपटने के लिए डीआरडीओ ने D4 ड्रोन सिस्टम नाम से एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो 4 किलोमीटर दूर दुश्मन ड्रोन का खात्मा करने में सक्षम है। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम पर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। ये सिस्टम डेवलप किया था, आपको मालूम है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के समय में भी हमने डिप्लॉय किया। अभी बेंगलुरु के पास कोलार में इनका पूरा ट्रायल चल रहा है, सबको दिखा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। अभी और कुछ इनपुट्स आर्म्ड फोर्सेस से जैसा चाहिए उसको करने के लिए डिस्कशंस चल रहा है। वो सिक्योरिटी एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशंस के बाद कैसा उसको मॉडिफाई करना है तो करेंगे। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत आया है, उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है। ये सब तैयार हो रहा है इसको प्रोडक्शन के लिए। नीरज, D4 ड्रोन सिस्टम यानी एंटी ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का खात्मा करने में, दुश्मन ड्रोन का खात्मा करने में सक्षम। अब ये कितना बड़ा कदम होगा, वो भी तब जब अभी हाल ही में जो जम्मू ब्लास्ट हुआ टारगेट कुछ और था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से टारगेट लग नहीं पाया दुश्मन का। अब ऐसे में इस सिस्टम को अगर तैयार कर दिया जाता है तो कितना बड़ा कदम होगा। नीरज, नीरज आवाज मिल पा रही है? चलिए, नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि ये डीआरडीओ की तरफ से जानकारी दी गई है कि डी ड्रोन सिस्टम नाम से एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। 4 किलोमीटर दूर दुश्मन ड्रोन का खात्मा करने में ये सिस्टम सक्षम होगा। नीरज, अब अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बताइए ये कितना बड़ा कदम होगा। देखिए, जब आप इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या खास मौके पे इस तरह की तैयारी करते हैं, इनकी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं, तो वहां की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जब किसी शहर की बात करें, चाहे जम्मू के इलाके में जिस तरह से हुआ हाल के वक्त में, इसके अलावा दूसरे शहरों में जो ब्लास्ट हुए हैं, अगर सीमावर्ती इलाकों में इस तरह से ड्रोन से हमले किए जाते हैं या देश के अंदरूनी हिस्सों में किए जाते हैं तो ऐसे सिस्टम से आपको मदद तो मिलेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पार करते 4 लड़के गिरफ्तार हुए। एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। बारामूला के उरी सेक्टर में ये 4 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। पीओके में आतंकी ट्रेनिंग लेने जा रहे थे ये चारों और इसी दौरान इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की। रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। एलओसी पार करते ये 4 लड़के धर दबोचे गए हैं। इन 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। उरी सेक्टर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बारामूला का जो उरी सेक्टर है वहां से गिरफ्तारी हुई है। पीओके में आतंकी ट्रेनिंग लेने जा रहे थे ये चारों। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की एक खबर है। जानकारी ये है कि दरअसल इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया उस वक्त जब पीओके क्रॉस करने की, पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक और साजिश बेनकाब हुई है। 4 लड़कों की गिरफ्तारी बारामूला के उरी सेक्टर से। ये वो लड़के जो कि पीओके में आतंकी ट्रेनिंग लेने जा रहे थे और इसी दौरान इनको धर दबोचा गया। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, क्या जानकारी?
देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा कि 4 लड़के जो हैं उस पार एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और ये समझा जा रहा है कि वो वहां पे आर्म्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, मिलिटेंट बनने के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा वालों को राइट टाइम पे पता चला और उन्होंने वहां पे कॉर्डन किया और चारों को गिरफ्तार किया गया है। ये उड़ी सेक्टर है, जिस तरीके से आपने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उनको पकड़ा गया है। फिलहाल उनको पुलिस स्टेशन लाया गया है और बाकी तफ्तीश की जाएगी कि आखिर उनको कौन भेज रहा था, कहाँ जाना था, इस मामले की अब तहकीकात की जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हमने एक बार देखा कि काफी सारे लड़के जो हैं या यूथ कोशिश कर रहे थे उस पार जाने की आर्म्स ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एलओसी पे जिस तरीके से अब तैनाती बढ़ा दी गई है तो ऐसे में समझा जा रहा है कि एलओसी पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यही वजह है कि उनको आगे जाने की इजाजत, मतलब आगे जाने जो है नहीं दिया जाता, पहले ही उनको गिरफ्तार किया जाता है। शुक्रिया रिफत, ये तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर, दरभंगा ब्लास्ट केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की खबर है कि यूपी के शामली से सलीम और कफील नाम के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है। दोनों को पाकिस्तान और दुबई में मौजूद आतंकियों के साथ कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए जांच में यह पता चला है कि सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान और नासिर को ट्रेनिंग दी थी और फिर दोनों को ट्रेन में धमाका करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। एनआईए के मुताबिक इसके लिए सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए थे। इतना ही नहीं, सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। तो ये अहम खबर इस वक्त की, दरभंगा ब्लास्ट केस में सलीम और कफील 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, यूपी के शामली से सलीम और कफील दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी ये कि एनआईए को इन्हें हैंडओवर कर दिया गया है। दोनों को पाकिस्तान और दुबई में मौजूद आतंकियों के साथ कनेक्शन के आरोप में दरअसल इनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए जो जांच कर रही है उसमें यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान और नासिर को ट्रेनिंग दी थी और फिर दोनों को ट्रेन में धमाका कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। एनआईए के मुताबिक इसके लिए सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भी भेजे गए थे। इतना ही नहीं, सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, यूपी के शामली से सलीम और कफील की। चंद्रमोहन पटना से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, दरभंगा में जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जीआरपी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और फिर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो फिर बिहार एटीएस, यूपी एटीएस और हैदराबाद एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसी दौरान 2 लोगों को शामली के कायराना इलाके से हिरासत में लिया गया था, जिसमें सलीम और कफील हैं। और इन दोनों से पूछताछ के बाद फिर इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो हैदराबाद से, जिनको गिरफ्तार कर एनआईए अभी पटना के कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। और इसी दौरान जब पूछताछ हुई तो पता चला कि सलीम और कफील, इन्हीं दोनों ने पूरी तरीके से इसकी साजिश रची थी। दरभंगा ट्रेन में जो पार्सल पहुंचा था उसकी साजिश रचने वाले और मास्टरमाइंड सलीम ही थे, जिनको आज गिरफ्तार किया है लोकल पुलिस ने और उसके बाद हैंडओवर किया गया है एनआईए को। और आगे अब पूछताछ एनआईए करेगी और हो सकता है कि ट्रांजिट पर जहां जहां जरूरत पड़े सलीम और कफील को एनआईए ले जाएगी और उसके बाद साक्ष्य भी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच यह जानकारी मिली है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए इस सलीम के पास। ठीक है चंद्रमोहन, हम आपके पास लौट रहे हैं। अब कुछ और जानकारी के लिए शंकर आनंद भी हमारे साथ हैं। शंकर आनंद, ये दोनों गिरफ्तारी कितनी अहम? निश्चित तौर पर देखिए, इन दोनों के बारे में कल ही न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी और बताया था किस तरह से इन लोगों की भूमिका है इस मामले में। पिछले कुछ दिनों पहले ही इन दोनों से काफी देर जब पूछताछ की गई थी और इस मामले में जो स्थानीय जो खुफिया एजेंसी है बकायदा, वो इस मामले में जब पूछताछ किया गया था तो पता चला था इसके फंड के बारे में। फंड के बारे में ये जानकारी मिली थी कि ये सलीम जो है ये पाकिस्तान और दुबई के कुछ लोगों के साथ में संपर्क में है और वहां से ये बातचीत कर रहा था कि जो भी पैसे भेजा जाए वो छोटे छोटे अमाउंट में भेजा जाए, जिसमें कि कोई भी जांच एजेंसी उस पर शक ना कर सके। बात कर चाहे इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई, तो इस तरह की जो एजेंसी होती है वो खास तौर पर बड़े अमाउंट पर नजर रखती है। तो इसके अकाउंट में सलीम जो है, हाजी सलीम, इसके अकाउंट में तकरीबन 1,60,000 रुपए आए थे
और उसके बाद उस पैसे को इन आतंकी वारदात और आतंकियों को तैयार करने में निवेश करना था, खर्च करना था, और इसके लिए कई लड़कों को यह तैयार कर रहा था। इस मामले में जिस तरह से कल पिछले 2 दिन पहले हैदराबाद से जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वो सलीम के संपर्क में ही जुड़ा हुआ था और सलीम सीधे पाकिस्तान में जुड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसे फिलहाल दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा और एनआईए हेडक्वार्टर में फिर आगे की रिमांड लेकर के पटना या गुजरात लेकर जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस वक्त में एनआईए की टीम अभी रास्ते में है और उसे दिल्ली मुख्यालय में लाकर के विस्तार से पूछताछ की जाएगी। ठीक है शंकर आनंद, मैं लौट रही हूं आपके पास। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दरअसल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि कोर्ट में पेशी के लिए एनआईए की टीम दोनों आतंकी इमरान और नासिर खान हैदराबाद से लेकर पटना पहुंच चुकी है। पटना एयरपोर्ट से इन दोनों आतंकियों को एटीएस ऑफिस ले जाया गया है, जहां एटीएस और एनआईए के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। खबर यह है कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट ले जाया गया है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो आपको बता दें न्यूज 18 कि चंद्रमोहन की यह खबर है कि कोर्ट में पेशी के लिए एनआईए की टीम जो है वो दोनों आतंकियों को हैदराबाद से लेकर पटना पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से इन दोनों आतंकियों को एटीएस ऑफिस ले जाया गया है। एटीएस और एनआईए के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ भी की है। जानकारी यह भी कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट ले जाया गया है। चंद्रमोहन, जरा बताइए कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए इमरान और नसीर से जब एटीएस ने पहले पूछताछ की थी तो यह बातें सामने आई कि जो पार्सल बुक किया गया था इन्हीं दोनों ने बुक किया था और साथ ही सिकंदराबाद स्टेशन पर भी इनका जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें इनकी तस्वीर सामने आई थी और उसी बिना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले इमरान और नासिर दोनों को पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है, जहां पर अभी एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि इनके घर से एक डिवाइस मिला है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है जो कि संदिग्ध है और ऐसे में आईटी एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुआ है ये भी मामला उसमें जोड़ा जाए। तो अभी कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी और इसके बाद अब आगे रिमांड की बात होगी। कितने दिनों का रिमांड मिलता है यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है, लेकिन एनआईए की तरफ से रिमांड की मांग की गई है ताकि आगे पूछताछ कर कड़ी से कड़ी जोड़ा जा सके। तो वहीं 2 लोगों की सलीम की जो गिरफ्तारी हुई है माना जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है। आपके पास इस बीच आपको बता दें कि 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल पहली जो तस्वीर है वो पटना एयरपोर्ट की है, जहां दोनों को हैदराबाद से एनआईए की टीम लेकर पहुंची है। वहीं दूसरी तस्वीर एनआईए कोर्ट की है, जहां दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर पटना एयरपोर्ट की और दूसरी तस्वीर हैदराबाद से एनआईए की टीम दोनों को लेकर पहुंची। दूसरी तस्वीर एनआईए कोर्ट की, जहां दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने खुद ही अपने ऊपर फायरिंग करवाई और अपने चाचा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने यह साजिश रची थी और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश जारी है और इस मामले में लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने कल छापेमारी भी की, जिसका मुनव्वर राणा के परिवार ने विरोध किया। तो जमीनी विवाद ये पूरा मामला झूठी एफआईआर थी, अभी तक की जांच में निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अभी मुनव्वर राणा के बेटे की तलाश की जा रही है। जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास और इससे पहले मामले में रायबरेली पुलिस कल रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी और उनके बेटे की तलाश में छापेमारी की। तो ये कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहुंची थी पुलिस। रायबरेली पुलिस दरअसल
लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी और उनके बेटे की तलाश में ये छापेमारी की गई, रेड की गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल जमीनी हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं। मुनव्वर राणा साहब के घर में कल पुलिस घुस आई बिना बताए, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या हुआ था? देखिए, मुझे अफसोस यही हुआ कि 3-4 दिन पहले हमारे बेटे पर गोली चली। ये खबर आई, खबर बनी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं गया, फिर मेरे मैं उसको ले आया यहाँ। और उसको अकेले छोड़ने का मतलब यही है कि क्योंकि वो साहिब उसके पास हैं, पैसे हैं, जायदाद हैं। मुझे तो अभी एक चैनल जो है नॉनसेंस, उसने मेरे एक भाई को जो बम बनाते हुए, जो हमने ये कहा कि 70 पुलिस यहाँ भेजिए, 7 पुलिस वहाँ से भेज दीजिए, रायबरेली से पता लगा लीजिए कि पूरा शहर ये कहता है कि सब कमाया बनाया, नाम सम्मान पैसा उसी का है। पुलिस ने, एसएसपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की है, 5 मिनट पहले। वो कह रहे हैं कि तबरेज के ऊपर जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई। आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा। हम एसएसपी पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। अगर मेरा बेटा गलत है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि उस पर फायर कहीं से भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर हमें कोई भी मार दे तो शख्स तो यही जाएगा कि हमारे भाई जो धमकी दे रहे हैं कि 5 करोड़ निकाल के रख लिया है, इसको खानदान को जिंदा नहीं रहने देंगे, नाम मिटा देंगे। ये आपसी झगड़ा है आप लोगों का? आपसी झगड़ा क्या हुआ? आपसी झगड़ा भाइयों में होता है, जब वो भाई हमारे हैं ही नहीं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने देर रात छापेमारी की। आरोप है कि पुलिस बगैर पूछे घर में घुस गई। उनकी बेटी फौजिया राणा हमारे साथ है। पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं फौजिया राणा। आप मुनव्वर राणा साहब की बेटी हो। क्या हुआ था बेसिकली रात में? पुलिस क्या कह के घर में घुसी? रात में पापा की लाइब्रेरी का ये ऑफिस का नॉक हुआ दरवाज़ा, मम्मा यहीं पर थी। जब खोला तो ये करीब 30-35 अंदर आ गए। पापा ने मेरे पूछा कि क्या इशू है, क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं है। क्या बात है? उन्होंने इधर घूमे उधर घूमे पूरी बिल्डिंग। उसके बाद ये मेरी हम सब की बच्ची हैं और मेरी भावज ऊपर है, वो सब ऊपर थे। ये एकदम से 30-35 बड़े साइलेंट कदमों से पहुंच गए और डायरेक्ट बेडरूम तक। क्या कह रहे थे वो बोल कुछ नहीं रहते, बस अंदर चलते चले आए। मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, उसकी नज़र पे, तो उसने कहा आप अंदर कैसे आए, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बारे में पूछा कि कहाँ हैं, तो के बारे में। हाँ, पहले तो आप बाहर निकलिए, आप लेडी कांस्टेबल लाइए, आप अंदर तक चले आए हैं। उस पर उन्होंने ऊपर धक्का मुक्की की। रायबरेली पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता भी कर दी। वहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक, उन्होंने कहा कि ये जो गोली चलने का मामला था तबरेज पर, उन्होंने खुद ही चलवा ली अपने ऊपर। ये उनका कहना है ना। वो तो किसी को भी लाके अगर खड़ा कर देगी पुलिस। 10 मिनट पहले। अच्छा, तो वो तो किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे। आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ऐसा है कि उनके पास वो तो किसी को भी लाकर कुछ भी कहीं भी खड़ा कर सकती हैं। वो मेरे पापा ही का एक शेर है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। तो आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिए और कुछ भी साबित कर दीजिए, ऐसे तो साबित नहीं होता है ना। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में जुड़ी बड़ी खबर यह कि इस मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस को हिंसा के शिकार हुए सभी पीड़ितों के केस दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी इस बात का निर्देश दिया है कि राज्य सरकार सभी पीड़ितों का इलाज कराए और उन्हें राशन मुहैया कराया जाए, चाहे उनके पास राशन कार्ड ना हो। इसी के साथ हाई कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कोलकाता कमांड अस्पताल में दूसरी ऑटोप्सी कराए जाने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने मामले में जादवपुर के डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। कोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के उस बयान का समर्थन किया जिसमें शरद पवार ने कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज किए जाने से साफ इनकार किया था। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि शरद पवार ने अपने बयान में मांग की थी कि जिन बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर विचार कर उन्हें बदला जाना चाहिए। कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री
भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं। भारत सरकार पूरी तरह जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है।